QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बायो क्लास 11 का 18वां चैप्टर देखेंगे, तंत्रीय नियंत्रण और समन्वय। इसमें हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे, मानव मस्तिष्क के कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में जानेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट के पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर क्लास की एनसीईआरटी आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये 18वां चैप्टर है, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। इसमें हम मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमें सबके बारे में यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट के पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है आपका, जैसा कि कुछ तुम जानते हो कि मानव शरीर में बहुत से अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं। अंग पाए जाते हैं और अंगों के समूह जो है अर्थात अंग तंत्र पाए जाते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। स्वतंत्र रूप से कोई अंग काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पीछे काम कौन करता है, तो तंत्र की नियंत्रण केंद्रीय जो मस्तिष्क होता है वही आज्ञा देता है, वही अनुमति देता है, तभी हमारे मानव अंग अलग अलग क्या करते हैं, वो काम करते हैं। जैव स्थिरता सम अवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समन्वयता एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे लिखा है उदाहरण, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। जब हम कभी दौड़ते हैं, देखा होगा, ज़्यादा सांस फूलने लगती है, तेज तेज से हम क्या लगते हैं, जो सांस लेने लगते हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर और आपका किडनी वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। हमारा रक्तचाप क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं फुसफुस अर्थात फेफड़ा, हृदय, रुधिर वाहिनियों, आपका किडनी और अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की जितनी भी जो है शरीर है, जितने भी अंग हैं, सबको तंत्रिका तंत्र के जो है एक तरह से अनुमति मिलती है, एक तरह से आज्ञा मिलती है, तब वो काम करते हैं। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावित तंत्र जैसे हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। जो हमारे अंतःस्रावित अंग होते हैं वो हार्मोन द्वारा भी क्रिया करते हैं। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रीय तंत्र और तंत्रिकीय समन्वय की क्रिया विधि जैसे तंत्रीय आवेग का संचरण और आवेगों का जो है सिनेप्स के संचरण का अध्ययन करेंगे। तो मानो जो आपका मस्तिष्क है, इस चैप्टर में हमें उसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। आगे लिखा है आपका, तंत्रीय तंत्र क्या होता है। लिखा है सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें भी कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिन्हें तंत्रिक जो है तंत्र कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं तथा इनका जो है संचरण करती हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जितने भी जो है अंग हैं, सबको चलाने में कहीं न कहीं जो है तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे लिखा है, निम्न अकेशुकी प्राणियों में तंत्रीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार के होते हैं। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जहाँ तंत्रिकीय संगठन क्या होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। उदाहरण जैसे हाइडा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क अनेक जो है गुच्छिकाओं और तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। केशुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो जो आपका जितने भी अधिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं तो वहाँ पर विकसित तंत्रिका तंत्र और ज़्यादा मजबूत तंत्रिका तंत्र मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, मानव का तंत्रीय तंत्र क्या होता है। तो मानव का तंत्रीय तंत्र के बारे में हमें यहाँ पर विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो लिखा है, मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। एक को कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरे को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो है मानव का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है, कितने प्रकार का होता है। तो दो ऑप्शन देख सकता है, A, B, C करके, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है
उसको, और जो आपका मस्तिष्क होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल होता है, जहां सूचनाओं का संसाधन और नियंत्रण होता है। मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर के बनता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की होती है, तो उसमें 2 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है संवेदी और दूसरा आपका अभिवाही, और दूसरा होता है चालक जो है प्रेरक या अपवाही। तो 2 तरह का जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, इसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे लिखा है संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों और अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक और अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपकों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो सूचनाएं होती है उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ही जो है मानव के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। आगे लिखा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र तथा श्वेत तंत्रिका तंत्र। तो याद रखना जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो 2 भागों में कौन कौन होता है, एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, एक होता है आपका जो है श्वेत ऑटोनॉमी जो है तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों और चिकनी पेशियों तक पहुंचाता है, सूचना पहुंचाता है। जबकि श्वेत तंत्रिका तंत्र पुनः 2 भागों में, एक आपका अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और दूसरा आपका जो है परा अनुकंपित तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है, मतलब उनका अलग अलग भागों में बांटा गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, जिसके अंतर्गत वह सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं और जालिकाएं सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के से आवेग अतरंगों तक और अतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचालित होते हैं। तो मानव में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब याद रखना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचनाओं द्वारा होता है, और सबकी इसमें बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं होती हैं, इसलिए उनके अलग अलग तंत्र बने हुए हैं। अब बात करते हैं तंत्र कोशिका, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें उसकी संरचना कैसी होती है ये जानना है, और वो क्या फंक्शन है, उसके क्या काम है, उस यूनिट को जानना है हमें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ है आपका न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। पहला क्या है, कोशिका काय होता है नंबर 1, दूसरा होता है दुर्मसाय और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष होता है। ठीक है, आगे चित्र में दिखाया गया है, तो आप चित्र में पहले उसको हम लोग देखते हैं तो हमें जल्दी से याद हो जाएगा। जो यहाँ पर ये मैप के माध्यम से ये बनाया गया तंत्रिक कोशिका की संरचना को बनाया गया, तो आप देख सकते हैं सबके अलग अलग अंग को यहाँ पर किया गया है। आप एक देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका ये है जिसे हम क्या कहते हैं, डेट्राइड कहते हैं। एक आपका कोशिका जो है काय है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तंत्रिकाक्ष है जो आप नीचे देख सकते हैं। तो सबके अलग अलग अंग हैं, सबके अलग अलग फंक्शन हैं, इसी चीज को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, आगे लिखा है आपका कोशिका काय में कोशिका द्रव्य और प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक जो आपका निसेल आपका ग्रियूल पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे तंतु को कोशिका काय से प्रवर्धित होकर के लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें जो है निसेल जो है ग्रियूल भी पाए जाते हैं, द्रुमास जो कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपकों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं और तंत्रिक कोशिका में एक तंत्रिक्षाभ जो है निकलता है। इसका जो है दूरस्थ भाग जो है शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना जो है आपका सिंटेपिक नोब, जिसमें आपका सिंटेपिक पुटिकाएं होती है, मतलब उसमें नसें होती हैं जो शामिल होती हैं, उसी चीज को ये बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है इसमें रसायन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं और तंत्रिकाक्ष तंत्रीय आवेशों को तंत्रिका काय से जो कोशिका काय से दूर सिनेप्स अथवा जो है तंत्रिकीय पेशीय संधि पर पहुंचाते हैं। जो तंत्रिकाक्ष और जो आपका दुमाश की संख्या के आधार पर न्यूरोस को 3 जो है समूह बांट देते हैं। जैसे आपका बौद्ध हुई है, ठीक है, उसको बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सबको अलग अलग जो है तरह तरह से बांटा गया और सबके अलग अलग अंग हैं और सबको जो है अलग अलग कोशिकाओं द्वारा ये बने हुए हैं। उसी चीज को यहाँ पर ये बताया गया, उसी चीज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तथा लिखा है जो प्रमस्तिष्क वलकूट में पाए जाते हैं तथा दूसरा होता है एक जो है दुध्रुयी तंत्रिकाक्ष और एक जो है दुर्माक्ष को जो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जो है अक्षदी और दूसरा होता है अक्षदीन होता है।
दोनों अगर देखा जाए तो जो है श्वास कोशिकाओं से ढके रहते हैं। जो तंत्रिकाक्ष जो है कि चारों ओर जो है माइलिन आवरण बनाते हैं। जो आप देखा होगा ये इसी चीज को ये बता रहा है। ठीक है, माइलिन आवरण के बीच अंतराल पाए जाते हैं, देख सकते हैं अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेन बियर के नोड कहते हैं। और जो है अक्षती तंत्रिका तंतु मेरु और कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। और जो है अच्छादीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन ये जो है एक लोन के चारों माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। मतलब यहाँ पर माइलिन आवरण नहीं बनता, जो आप देख सकते हैं तो यहीं तक बन रहा है, इसके ऊपर नहीं बन रहा है। सामान्यतः जो है श्वेत और कई तंत्रिकाओं से मिलते हैं। ठीक है, बाद में सब आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब आते हैं, लिखा है आपका तंत्रिका जो है आवेगों की उत्पत्ति और संरचना कैसे होती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो लिखा है आपका तंत्रिक कोशिकाएं न्यूरोज जो उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं, मतलब ये एक्टिव कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि इनकी झिल्ली जो है ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं कि झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य हैं। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसा कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयस की तुलना में पोटेशियम आयस और क्लोराइड आयस के लिए अधिक पारगम्य होती है। मतलब ये सब जो है अलग अलग जो है खनिज के माध्यम से क्रियाशील होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव में उपस्थित जो है ऋण आवेशित जो है प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होते हैं। धीरे धीरे जो है तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव में जो है आपका देखा जाए तो आपका पोटेशियम तथा ऋणात्मक होती है। इस आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता जो है क्या होती है, Na+ की निम्न सांद्रता होती है। ठीक है, इस भिन्नता के कारण जो सांद्रता प्रवणता बढ़ती है और झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। तो याद रखना सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा क्या करते हैं, उसको हम नियंत्रित करते हैं। इस पंप द्वारा प्रतिचक्र जो है 3Na+ बाहर की ओर और 2K कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह जो है ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को जो है विराम कला विभव कहते हैं। तो मतलब ये हो गया कि जब वो काम करती हैं तो वो एक्टिव कैसे होती हैं, उसी चीज के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति और उसका संचरण किस प्रकार होता है। ठीक है, जब किसी एक स्थान पर ध्रुवीय झिल्ली पर आवेग होता है तब ए स्थल की ओर इससे झिल्ली जो है Na+ के मुक्त जो है पारगमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप Na+ तीव्र गति से अंदर जाता है और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता को हो जाती है। अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह जो है ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से जो है विध्रुवीकरण हो जाता है और ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतना फंक्शन नहीं है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी गई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क याद रखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो पूरे जो शरीर का जो यहीं से आदेश होता है यही पूरा कंट्रोल करता है। तो लिखा है मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है और यह पूरे शरीर के जो है अलग अलग जो है आदेश और नियंत्रण करता है। तो लिखा है और यह जो है आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। ये नियंत्रण भी करता है और हमें आदेश देता है काम करने के लिए। यह ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन याद रखिए शरीर का संतुलन भी करता है। क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया है कि मस्तिष्क क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े हृदय और किडनी आदि का तापमान नियंत्रण करता है। ये भूख और प्यास के बारे में हमें महसूस कराता है। परिवहन लय करता है, मतलब जो सर्कुलेशन होता है खून का। जो अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं इसे क्रियान्वित होती हैं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह जो देखने सुनने बोलने की प्रक्रिया याददाश्त के लिए कुशाग्रता के लिए भावनाओं के लिए और विचारों का भी स्थल होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क ये सारा काम करता है और यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं, लिखा है कि मानव मस्तिष्क
खोपड़ी द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। तो खोपड़ी एक कंकाल तंत्र है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनी जेंज से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत जो आपका ड्यूरामेटर बहुत पतली मध्य परत और आपका इरेडाइड और एक आंतरिक परत जो है पाया मेटल जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है कहलाती है। मस्तिष्क को तीन जो है मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है। एक आपका है अग्र मस्तिष्क, एक आपका है मध्य मस्तिष्क और एक आपका है पश्चिम मस्तिष्क पीछे का। ठीक है, अब इसको अगर हम मैप के थ्रू देखते हैं तो आपको सब समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि मस्तिष्क कितने प्रकार का मतलब कैसे अलग अलग भागों में विभाजित हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका मस्तिष्क का जो है प्रमस्तिष्क का क्षेत्र है ये, और आपका ये जो आपका क्या कहते हैं कार्पस और आपका केलोसस का ये कहलाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो आपका ये मध्य मस्तिष्क का क्षेत्र ये है। ठीक है, और आपका जो है जो पीछे का मस्तिष्क है ये पूरा क्षेत्र ये आता है, ये पीछे का मस्तिष्क है, और जो आगे वाला है ये आपका ये अग्र मस्तिष्क है। आप देखो ये लिखा हुआ है। तो मस्तिष्क के अलग अलग प्रकार हैं। तो दूसरा यहाँ लिखा है आपका थैलेमस और आपका लिखा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को भूख प्यास सबको महसूस कराने का काम यहीं से होता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहीं से सारी सूचनाएं जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा माध्यम से हमारे जो है शरीर के अलग अलग अंगों तक जाती हैं। उसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे जो है मस्तिष्क का अग्रभाग की बात कर लेते हैं। तो लिखा है आपका जो है आपका जो अग्रभाग है अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क में ही याद रखना सेरिब्रम पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है और हाइपोथैलेमस का बना होता है। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है यहीं पर सोचने और समझने की सारी क्रियाएं यहीं पर होती हैं। तो सेरिब्रम थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस से बना होता है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग कहलाता है। यह एक तरह से मेमोरी का काम करता है, सारी याददाश्तें यहीं पर इकट्ठा होती हैं। यह गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क दो भागों दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में विभक्त होता है। यह गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी और कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है। एक बार आप इसको दोबारा मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका जो है अग्र मस्तिष्क है, ये आपका जिसको हम क्या कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं, इसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। एक आपका प्रमस्तिष्क गोलार्ध है और एक आपका कार्पस कैलोसम है। इसी चीज को यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है। तो आप देख सकते हैं कोशिकाओं की एक परत यहाँ पर इसको ढके रहती है, जिसे प्रमस्तिष्क वलकूट कहते हैं तथा एक निश्चित गर्तों में जो है बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वलकूट को इनके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय जो है साधित होकर के इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वलकूट में प्रत्येक क्षेत्र प्रेरक क्षेत्र संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो अस्पष्टता न होकर के प्रेरक क्षेत्र होते हैं, न कि संवेदी क्षेत्र होते हैं। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतः संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो याद रखना जो हम याददाश्त होती है हमारी, ये सब कहाँ होता है, तो याद रखना ये सब सेरिब्रम में ही क्रियाएं होती हैं। इस पथ के रेसे माइलिन जो आच्छादन से आवृत होते हैं और जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप से प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका जिसे हम श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क जो है आपका थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल होता है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग जो है हाइपोथैलेमस के स्थित होता है और हाइपोथैलेमस में कई केंद्रक होते हैं जो शरीर के तापमान को, आप देख सकते हैं कि जो है अगर पूछा जाए शरीर के तापमान नियंत्रित कहाँ से होता है तो हाइपोथैलेमस से होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, खाने पीने का नियंत्रण कहाँ से होता है, ये भी हाइपोथैलेमस से ही होता है। इनमें कई तंत्रिका स्रावी तो कोशिकाएं होती हैं जो हाइपोथैलेमस हार्मोन का स्रावित करती हैं, जिससे वो एक्टिव हो जाता है। प्रमस्तिष्क मतलब होगा सेरिब्रम गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी भागों जैसे आपका एमिल्डाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर के एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं लिम्बिक ग्लोब या फिर लिम्बिक
तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, भय आदि का नियंत्रण करते हैं। तो हाइपोथैलेमस में याद रखिएगा उत्तेजना होती है, खुशी होती है, गुस्सा आता है, भय आता है, ये सब क्रियाएं कहाँ होती हैं? हाइपोथैलेमस में होती हैं। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा आपका है मध्य मस्तिष्क। लिखा है मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के जो आपका पोष के बीच स्थित होता है, छोटा क्षेत्र होता है। यह नाल के प्रमासित तरल जो आपका नालिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें हम कार्पोरा जो है क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो आपका जो अगला क्षेत्र है आपका कौन सा है? तो अगला है आपका पश्च मस्तिष्क का जो पीछे का है वो क्या है? लिखा है पश्च मस्तिष्क पोष और अनुमस्तिष्क और मध्यांश का बना होता है। पोष जो है सिरनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह जो है बिलगित होती है जो कि न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश में रज्जु से जुड़ा होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है पीछे वाला भाग। मध्यांश में श्वसन, हृदय जो है परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों को स्रावित के नियंत्रण हेतु होता है। तो जो हमारे शरीर में श्वास लेते हैं, हृदय जो गति करता है और जो आपका पाचक रसायन होते हैं वो यहीं से इसी के नियंत्रण से स्रावित होते हैं। ठीक है, तभी हमें खाना पचता है हमारा। मध्य मस्तिष्क पोष और मेडुला जो है ओब्लोगेटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेदरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क के बारे में जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ था इस चैप्टर में मैंने बता दिया है। इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके।